मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में काफ़ी उथल पुथल है। आज सुबह विधानसभा के सामने वाल्मीकि समुदाय के कुछ कार्यकर्ताओं ने, जिन्हें कहा गया कि वो भीम सेना से संबंधित है, कूड़ा फेंककर अपना विरोध जताया। ये विरोध हाथरस की घटना पर था। हाथरस में जो एक बच्ची के साथ बलात्कार और उसके बाद उसकी मृत्यु होने की घटना है, उसने पूरे देश में राजनीतिक वातावरण को गर्म कर दिया है और उत्तर प्रदेश में ये सड़कों पर गर्म होता नजर आ रहा है। आगरा में जिस समय मैं आप ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थोड़ी देर पहले लाठीचार्ज हुआ है, पुलिस पर पथराव हुआ है। हाथरस के ही सवाल पर विरोध करने वाले ग्रुप्स और पुलिस के बीच झड़पें चल रही हैं। उत्तर प्रदेश में 2 दिनों के भीतर करीब 7,000 कांग्रेसी कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए हैं। आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्ष के स्वर रखने वाले और सामाजिक कार्यों में लिप्त बहुत सारे लोग इस घटना के विरोध में अपने अपने स्तर से विरोध में उतर आए। तो कुल मिला के एक ऐसा वातावरण तैयार हो रहा है जिसे कोई भी सत्ता में रहने वाला पसंद नहीं करता और जिसे विपक्ष हाथों हाथ हमेशा लेता है। ये बात आपसे आगे करें इससे पहले आपसे अपील कर ले, हमेशा की तरह कार्यक्रम के अंत में एक लिंक है। लिंक में आप जाएंगे तो आपको वहाँ हमारा एक अपील मिलेगी जिसमें एक सदस्यता अभियान है। उससे आप जुड़ेंगे तो आप हमारे इस काम को मदद करेंगे जो हम आपके सहयोग से बहुत समय से कर रहे हैं और आगे करने की जिसके बारे में हमारी इच्छा है। खैर, अब बातचीत शुरू करते हैं हाथरस कांड की, जो इस समय हालत क्या हो रही है। प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। सबसे पहली कार्रवाई हुई, जो हमारे यहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी सूचना थे उत्तर प्रदेश में, अवनीश अवस्थी साहब, वो डायरेक्ट आईएएस कैडर के नहीं थे, लेकिन बहुत जगह जिम्मेदारियों के पद पर रहे हैं। एक बहुत मशहूर सांस्कृतिक कर्मी कह लीजिए, संगीत कर्मी कह लीजिए, उनकी पत्नी मालिनी अवस्थी जी उनसे ज़्यादा चर्चित और प्रसिद्ध हैं, उनके पति हैं, और वो एक सबसे प्रमुख पद पर इस समय आसीन थे उत्तर प्रदेश में। सबकी आंखें उनकी ओर थी। तो सबसे पहले वो अपने एक पद से हाथ धो बैठे हैं, जो सूचना प्रमुख सचिव सूचना का पद है, और उसकी जगह एक पुराने विशेषज्ञ को लाया गया है। ये सज्जन जो लाए गए हैं, ये इसके पहले अखिलेश की सरकार को और उसके पहले मायावती की सरकार को यही सेवा दे चुके हैं, और ये माने जाते हैं कि पत्रकारों में बहुत लोकप्रिय हैं, और ये पत्रकारों से संबंध बनाना और मीडिया के जो ऊपर के पायदान हैं उनमें अपने संपर्कों के लिए ख्यात है। तो वे उस जगह पर आए हैं, लेकिन उनके साथ एक और बात जुड़ी हुई है। वो हमेशा हर सरकार के आखिरी दिनों में या आधे कार्यकाल में ही लाए जाते हैं इस पद पर, और जब जब वो लाए गए हैं, ये और बात है कि वो अपने काम में सफल रहे हैं, लेकिन वो सरकारें उसके बाद होने वाले चुनावों में लगातार असफल रही। हालांकि ये उनका अवगुण नहीं है, ये परिस्थिति का दोष हो सकता है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है। उत्तर प्रदेश में पुलिस में भी बहुत ही अफरा तफरी है। ओपी सिंह साहब यहाँ जब पुलिस के मुखिया थे, डीजीपी थे, तो उस समय भी बहुत सारी समस्याएं आई थी। अभी उन पर उनके कार्यकाल के ज़माने के कुछ आरोप उनका पीछा कर रहे हैं, जिनकी जांच वांच चल रही है। लेकिन उसके बाद जो परिवर्तन हुआ और अवस्थी साहब आए, अवस्थी साहब के कार्यकाल में ये माना जा रहा है कि ये उस तरह से कोई सक्रिय नायक नहीं है अपने पुलिस फोर्स के, जो देश की सबसे बड़ी पुलिस फोर्स है। और पिछले बहुत समय से इन्होंने जो जोनल आईजीज वगैरह होते हैं उनकी मीटिंग तक नहीं ली है। इस पूरे मसले पर उनकी क्या राय है, ये किसी को कुछ नहीं पता है। अभी पुलिस के वहाँ अधीक्षक समेत हाथरस में और बहुत सारे कर्मी सस्पेंड हुए हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में उनकी भूमिका नजर नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मुख्यमंत्री जी अपने कार्यालय से और अपने कार्यालय के अधीनस्थ लोगों के जरिए ही अंजाम दे रहे हैं। सब चीज़ों को मुख्यमंत्री ही अंजाम दे रहे हैं। जो ये प्रमुख अधिकारी एक एक विभाग के हैं, वे अपनी भूमिका से नदारद हैं या उनकी भूमिका किसी उल्लेख के लायक नहीं बची है। तो ऐसी शंका इस समय लखनऊ में लोगों के बीच है
कि बहुत जल्दी ही पुलिस के इस नेतृत्वकारी पद में भी हम लोग परिवर्तन देख सकते हैं। एक और चीज़ रह गई है कि जो अवनीश अवस्थी साहब हैं, उनके पास अभी प्रमुख सचिव गृह की जिम्मेदारी है, और ये शंका की जा रही है कि जो हालात हैं इसमें पता नहीं ये जिम्मेदारी बहुत दिन तक उनके साथ रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि अब वो चीज़ शुरू हो गई है कि जब मुख्यमंत्री जी अपनी टीम में कुछ परिवर्तन करना चाहें, जो उनके पास पहले टीम थी उससे जो नतीजे आ रहे हैं वो अनुकूल नहीं है, कोई भी इनको अनुकूल नहीं मानेगा। एक और शंका बहुत बलवती हुई है, जैसे सूर्य प्रताप सिंह जो इस समय विरोध के पर्याय बन गए हैं, कम से कम डिजिटल मीडिया में तो विरोध का एक बहुत बड़ा स्वर है। रिटायर्ड आईएएस है 1982 बैच के, और तमाम ऐसे अभियानों के ट्विटर पर नेता हैं जिन्होंने देश में बेरोजगारों के सवाल को, किसानों के सवाल को एक आवाज़ दी है। उनकी ये शंका है, वो इस पर लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि जो कुछ मीडिया ने हाथरस में किया है, ऐसा मीडिया अपनी इच्छा से करने में सक्षम नहीं है। ये शंका है उनकी। शंका ये है कि इसमें निश्चित तौर पर जो भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व है, हो सकता है कि उसकी योगी जी के बारे में कोई दूसरी राय अंदर से बन चुकी हो, और वो इसलिए आलोचना को मौका दे रहा है, जिससे ये सरकार डिस्क्रेडिट हो जाए और उसके बाद उनके पास ये कहने को हो कि आपसे अब ये चीज़ नहीं संभलेगी, और वो इनका विकल्प दल में से किसी को पेश करें सामने। ये भी एक शंका एक हिस्से से सामने आई है। तो एक ऐसा वातावरण इस समय उत्तर प्रदेश में आप कह सकते हैं बन रहा है जो बड़ी ही अनिश्चितता का है। इस बीच जो मौके से खबरें आ रही हैं उसमें यह है कि स्थानीय स्तर पर वहाँ सामाजिक विभाजन बहुत बड़ा हो गया है। कम से कम दो जातियों में, जो दलित जातियां हैं और राजपूत जाति में काफ़ी वहाँ तनाव है। राजपूतों के कई संगठन वहाँ मीटिंग वगैरह कर रहे हैं और बड़ी बड़ी गर्म ठंडी बातें कर रहे हैं। सुनिए जरा, एक ऐसी ही वहाँ मीटिंग हुई है, उस पंचायत में लोग क्या कह रहे हैं। जो मुआवजा बनता है मेरे बच्चों को देना, और बिना जमानत के मेरे बच्चे बाहर आएंगे। क्या मेरी मांग गलत है? मेरे परिवारों का पैसा नहीं खर्च होगा, बदनामी नहीं होगी, मेरे बच्चे बलात्कारी नहीं है। FSL की रिपोर्ट कह रही है कोई बलात्कार ना हो, लेकिन कहा है कि मीडिया और नेता के बलात्कार। मीडिया की भी चाहिए, मीडिया की इलेक्ट्रॉनिक कोई दबाव नहीं चलेगा जब तक आप साथ हो, कोई दबाव नहीं चलेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी ताकत दिखाई। हम साहब, हम तो केवल यूं ताकत दिखाते हैं, और हमने अगर खड़े हो गए तो साहब मुश्किल हो जाएगा पूरे भारत का चलना, क्योंकि हमें चाबी, हमें इस देश की चाबी, हम तन भी देते हैं, मन भी देते हैं और धन भी देते हैं। हमारा रक्त रक्त इस मातृभूमि के लिए समर्पित हुआ है आज से लेके, और जब तक ये धरती चलेगी तब तक। तो हम तो किसी को सता नहीं रहे, परेशान नहीं कर रहे। सब नार्को टेस्ट करा लीजिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो एसआईटी जांच चल रही है निष्पक्ष रूप से कर लीजिए, और अगर मेरा बच्चा कोई भी निर्दोष साबित है, बिना बेल के तुरंत निकाल के बाहर भेजिए, और फिर सम्मान की आईपीडी होगी। बिल्कुल। इस बीच उत्तर प्रदेश पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, उनका जो बयान है उसने एक और चर्चा इस देश में पैदा कर दी है। उन्होंने जो बयान दिया, ऐसी उम्मीद नहीं की जाती कि कोई पुलिस अधिकारी आज के युग में जब इतनी चीज़ें उपलब्ध हैं, सारी सूचनाएं हैं, वो इतनी अज्ञानता का परिचय देगा। उन्होंने इस हवाले से फॉरेंसिक टेस्ट की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें जो एक हवाला दिया गया था कि उसकी बॉडी में कोई सीमेन या ऐसे ट्रेसेस नहीं पाए गए जो बलात्कार की उस स्थिति की पुष्टि करें। लेकिन बलात्कार अब जिस परिभाषा के अंतर्गत आता है उसमें सिर्फ यही नहीं है कि मतलब ये सिर्फ ये धारणा है कि उसमें सीमेन बरामद होना ही चाहिए, ये सब अब नहीं बचा है। उसमें अब नई चीज़ें आ चुकी हैं, और वो सारी सूचनाएं विभिन्न कोर्ट्स में बहुत समय से प्रैक्टिस में है। तो ऐसे तो नहीं माना जा सकता कि इतने बड़े पद पर बैठे हुए एक अधिकारी को इस सब की जानकारी न हो। और जब मृत्यु पूर्व कोई बयान होता है जो उपलब्ध है इस मामले में, जिसमें बलात्कार की शिकायत की गई है और जिसके बाद आपने खुद धारा बदली हुई है, तो इस आधार पर इस बयान को देने की बात कुछ समझ में नहीं आई कि क्या उन्हें
कानून में हुए बदलावों की जानकारी नहीं है और वो इतने अनभिज्ञ हैं, जबकि वो उत्तर प्रदेश में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है। और क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा थी? और क्या इस मामले को सचमुच एक जाति विशेष के पक्ष में मुख्यमंत्री की जाति के अपराधी होने के नाते रफा दफा करने की कोशिश करने के क्रम में पुलिस प्रशासन ने इस तरह की बयानबाजी की है? ये सब बड़े सवाल सामने आए और इन्होंने कुल मिला के मामले को और पेचीदा कर दिया। जितना वो था उससे भी ज्यादा वो पेचीदा हो गया है। मेरे ख्याल से तो अगर इस सरकार के लिए सबसे बेहतर यही होगा कि ये तुरंत पिछली अखिलेश की सरकार ने जैसा बदायूं के मामले में किया था, जब 2 बच्चियों को मार के और एक पेड़ से लटका दिया गया था और उसमें बहुत बड़े आरोप लगे थे, लेकिन वो तुरंत सीबीआई के पास पहुंच गए थे और सीबीआई ने उसकी जांच की थी और बाद में जो भी आरोप थे वो नहीं मिले थे वैसे, बल्कि दूसरी चीजें निकल के आई थी। तो अगर इसमें सरकार ईमानदार है तो ये समझ में नहीं आता कि उसको सीबीआई को ये मामला देने में क्या दिक्कत है, जबकि आरोप जिन्होंने शिकायत की है वो और जिनके खिलाफ शिकायत की गई है वो दोनों ही सीबीआई की मांग कर रहे हैं। तो खैर ये एक नई परिस्थिति हमारे आपके सामने है। बड़ी आलोचना होने के बाद डीजीपी अवस्थी प्रमुख गृह सचिव अवस्थी साहब के साथ आज वहां पहुंचे और उन्होंने शिकायतकर्ता परिवार के साथ मुलाकात की। दूसरी ओर ये मामला जंतर मंतर पे पहुंच गया है, जहां सारे दलों के लोगों ने उसमें अपनी भागीदारी की और अब ये मामले को, जैसे पहले बहुत सारे आंदोलन जंतर मंतर पे पहुंच के बहुत बड़े हुए और उन्होंने पिछली सत्ता का परिवर्तन कर दिया था, ये वो आकार देने लेने की कोशिश हो रही है। विपक्ष का ये काम है, जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी उसने ये काम किया है, कराया है। आज कांग्रेस विपक्ष में है या दूसरे अन्य दल विपक्ष में है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो ये काम करें। अब इन काम में सफलता क्या होती है, क्या नतीजा निकलता है, ये आने वाले दिनों में हम आप देखेंगे। लेकिन ये काम शुरू हो गया है और जंतर मंतर वगैरह पे आप भीड़ अब देखना शुरू करेंगे और देख रहे हैं। सरकार को फायदा सिर्फ ये है कि कोरोना की महामारी की वजह से उसने अपने को विशेषाधिकारों से लैस कर रखा है और वो कहीं भी इस तरह का भीड़ जुटना या किसी भी तरह के एक सामाजिक गतिविधि को या राजनीतिक गतिविधि को इस आधार पर रोक देती है और रोक दिया करती है। ये उसको प्रशासनिक सुविधा प्राप्त है। ये सुविधा जब पिछले आंदोलन हुए, जब दूसरी सरकारों के समय में, ये उन सरकारों को प्राप्त नहीं थी। तो भारतीय जनता पार्टी इस सुविधा का बड़ा जोर शोर से इस्तेमाल कर रही है। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश में आया हुआ हूँ, लखनऊ में इस समय, और मैंने ये पाया है कि इस सरकार के खिलाफ इसकी जो मुख्यमंत्री की अपनी जाति है राजपूत, उसके अलावा बाकी समाज में एक डिस्कंटेंट, पल्पेबल डिस्कंटेंट मौजूद है और वो बढ़ रहा है। और हो सकता है कि वो निकट भविष्य में किसी राजनीतिक परिघटना में हमारे आपके सामने आए, जैसे बाई इलेक्शंस हैं उसमें नजर आए। फिर आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ही आधा दर्जन से ज्यादा विधायक, सांसद और कई प्रमुख नेता इस हाथरस कांड में सरकार की कारगुजारी की आलोचना करते हुए नजर आ गए हैं। हाथरस में तो जो वहां के सांसद हैं जो दलित हैं और वहां के एक राजपूत विधायक के बीच बिल्कुल आमने सामने से बयानबाजी हो रही है, एकदम जैसे उनकी जातियां नीचे जमीन पर कर रही हैं, उसी का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि दोनों एक ही दल में हैं। तो ये जो स्थिति है और ये जो बंटवारा है, ये दूर तक जाएगा और इसकी ध्वनि राजनीति में हमें दूर तक सुनाई देगी। और ठीक ऐसे समय में जब दिल्ली से अब ये खबर आ गई है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कम से कम एम्स के पैनल ने जो फॉरेंसिक टीम के साथ जांच की है, उसमें उन्होंने ऐसी कोई चीज नहीं पाई है जिससे उसमें हत्या का कोई शक बचा हो। वो पूरी तरह से इसको आत्महत्या का मुद्दा ही मान रहे हैं। तो अब सीबीआई जांच के लिए भी कोई सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में कोई बहुत बड़ा हेड से कबूतर निकालने की स्थिति नहीं बची है। यानी उस मुद्दे पर भी जो भुनाया जा सकता था वो मैक्सिमम टेलीविजन चैनलों द्वारा और बीजेपी द्वारा भुनाया जा चुका है। उससे जितना रस निचोड़ा जा सकता था वो उन्होंने निचोड़ लिया है और उसकी सजा जिनको बेवजह मिल रही है वो जेलों में है या कोर्ट्स में है, वो हमारे आपके सामने भविष्य में आएंगे। लेकिन अब ये हाथरस कांड में नई परिस्थिति पैदा हुई है।
हाथरस कांड में एक और सरगोशी सवर्ण समाज की ओर से बहुत बांटी जा रही है, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन भी अंदर से कह रहा है, मेरी कुछ लोगों से जो कोई नाम नहीं देना चाहते इस समय, एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ी अफरा तफरी और डर है, लेकिन वो उसको एंडोर्स कर रहे हैं। और इसीलिए वो बयान आया है कि जिसमें कहा गया है कि सबका नार्को टेस्ट होना चाहिए, यानी जो शिकायत करने वाले हैं और जो जिनके ऊपर आरोप है, दोनों का नार्को टेस्ट कर लिया जाए। ये स्वर तेजी से सरकार द्वारा खुद फैलाया जा रहा है। अब नार्को टेस्ट में समस्या ये है कि आप इसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। कानूनन इस बारे में बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की बेंच की राय है, फैसला है इस मामले में। और ये जो स्थिति है, इसकी किसी कोर्ट में कोई प्रामाणिकता भी नहीं है। तो अब वो एक्चुअली बात सरकार के हाथ से आगे निकल गई है। सरकार इस शंका को आगे बढ़ाना चाहती है कि जिन लोगों के नाम लिए गए हैं, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है, और जो बाद में बयान बदले हैं मृतका ने, उसके परिवार ने, और जो वो अनवरत कर रहे हैं और अन्य उनके बहुत तरह के जो बयान आ रहे हैं, उसमें बहुत सारे दूसरे लोगों की भूमिका है। वो बहुत सारे मीडिया को भी आईटी सेल की ओर से आरोपित कर रहे हैं। तो ये एक नई परिस्थिति है। ऐसा कहा गया है प्रशासन के जिन लोगों से मेरी बात हुई कि जो बाकी 3 लोग हैं, उनमें से 2 की तो जो आप देखते हैं कि मौके पे वो थे कि नहीं थे, इसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के रिकॉर्ड्स होते हैं, यानी फोन वोन उनका कहाँ था उस समय, उससे उनकी लोकेशन पता चल जाती है, वो उस लोकेशन पर नहीं है। अब ये जांच का विषय है, जब कभी चार्जशीट में आएगा या किसी और चीज में रिकॉर्ड्स आएंगे तो हमारे आपके सामने कंफर्म होगा। लेकिन फिलहाल ये बात अंदर से प्रशासन में काफी ऊंचे स्तर पर है, और शायद इसीलिए इन लोगों ने ऐसा किया कि इसमें ये मांग की कि सबका नार्को टेस्ट किया जाए, या ये इससे एक तरह से उस परिवार पर एक दबाव भी डालना चाह रहे हैं कि जो मीडिया में वो कुछ कह रहा है, वो कहते समय वो ये सचेत हो जाए कि इसके उनके विरुद्ध भी कुछ परिणाम हो सकते हैं। खैर, इसका क्या असर होता है ये आने वाले दिनों में हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल तो हमारे सामने जो तथ्य और सत्य है वो यही है कि वो बच्ची इस दुनिया में नहीं है और बड़ी बेदर्दी से उसकी मृत्यु हुई है। वो घटना कैसे हुई, क्या हुई, ये सब जांच पूरी हो तो सामने आएगी। अभी तो कई किस्म के बयान हैं, उस मृतका के भी कई बयान उसके फोटो लगा के चलाए जा रहे हैं, जो कि अपराध है। इस पे बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की बाइलाइन है। और आज जो आईटी सेल के चीफ है बीजेपी के अमित मालविया ने बहुत सारे उसके वीडियोस, उसके फोटो समेत जारी कर दिए हैं, जिस पर देश भर में प्रतिक्रिया हो रही है, मीडिया में हो रही है, सामाजिक तबकों में हो रही है कि ये वो अपराध उन्होंने किया है। हो सकता है इस पर कुछ शिकायतें वगैरह भी दर्ज हो जाए, ये सब हम लोग देखेंगे। फिलहाल इस अफरा तफरी के बीच हाथरस अभी सरगर्म है और मुंबई ठंडा होने की ओर है। फिर आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।